आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये सेम चीज़ें हैं या फिर डिफर चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में हम एकदम क्लियर कट बात करेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे डिफ़र है और इन दोनों में कैसे सिमिलैरिटी है। अगर आप लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो तो आप या तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में स्टडी कर रहे होगे या फिर सैम्पलिंग के बारे में स्टडी कर रहे होगे। तो हम लोग आज यहाँ पर आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले मैं ये कह रही हूँ कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ये पढ़ते हैं कि डेटा क्या होता है, तो और डेटा के टाइप क्या होते हैं। तो जब हम लोग इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास डेटा होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो हमारे पास होता है रॉ डेटा, इसको हम लोग प्राइमरी डेटा भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी डेटा। या टैबुलेटेड या अरेंज डेटा। तो जो रॉ डेटा होता है, जो प्राइमरी डेटा होता है, जो हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं, जो एक फ्रेश फॉर्म में होता है, उसको टेबल की फॉर्म में अरेंज करने के लिए हम लोग उस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं या उस डेटा को उनकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में या क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉ डेटा से। सपोज़ हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास है, इसमें 25 स्टूडेंट हैं। दिस इज़ अ क्लास। इसमें 25 बच्चे हैं। हमने इन 25 बच्चों का एक टेस्ट लिया 10 मार्क्स का, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स हमारे 10 हैं। मतलब हम लोगों ने इस क्लास के जो 25 बच्चे थे उन लोग का एक टेस्ट लिया है और टेस्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 25 हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा होगा वो इन 25 बच्चों के मार्क्स का होगा। तो सपोज़ डेटा कुछ इस टाइप से है। मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन टेस्ट। जो बच्चों के मार्क्स हैं सपोज़ वो कुछ इस तरीके से हैं: 10, 5, 4, 2, 4, 8, 2, 1, किसी को 0 भी मिल सकता है, 5, 4, 3, 4, 7, अगेन 7, 8, 2, 5, 4, 10, किसी को हाईएस्ट भी मिलेंगे, 10, 7, 3, 1, 0। ये यहाँ पर हमने जो हमारी क्लास में 25 स्टूडेंट थे उनके मार्क्स लिख लिए हैं। तो ये जो डेटा हमारे पास है, इस डेटा को हम लोग रॉ डेटा बोलेंगे या इसको हम लोग प्राइमरी डेटा बोलेंगे। अब इस डेटा को हम अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो किस तरह से लिखेंगे ज़रा देखिए। यहाँ पर हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाएंगे, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल को जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ मार्क्स आएंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। मार्क्स को हम लोग बेसिकली x से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या मार्क्स मिले हैं और उनको हम लोग एक ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ लिख सकते हैं।
किसी को 0 मिला है, 1 2 3 4 5 7 8 एंड 10। अब हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि 0 कितने बच्चों को मिला है, 1 2, तो 0 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हो जाएगी। 1 कितने बच्चों को मिला है, 1 एंड 2, 1 की फ्रीक्वेंसी 2, ऐसे ही 2 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3, ऐसे ही हम लोग काउंट कर लेंगे। 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 5, 5 की फ्रीक्वेंसी 3, 7 की 3, 8 की 2, 10 की 3। गुड। अब इन सब का जो टोटल है आप करिए, देखिए वो कितना होगा। 2 2 4 3 7 8 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17 और 3 20 और 5 25, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, 25। 25 क्या था हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अ क्लास। ठीक है, तो ये जो डेटा है जो अरेंज फॉर्म में हमको एक अरेंज फॉर्म ऑफ द डेटा मिली है, इस अरेंजमेंट को या इस अरेंज टेबल को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर जब हम वेरिएबल को उसकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखते हैं एक टेबल के अंदर, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट वेरिएबल कहलाता है। इसी वेरिएबल की जगह अगर हम कोई स्टैटिस्टिक लें और उस स्टैटिस्टिक को फ्रीक्वेंसी की टेबल की फॉर्म में लिखें, मतलब हर स्टैटिस्टिक का जो नंबर है किसी भी स्टैटिस्टिक का वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, अगर हम ये एक इसी तरह की टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस वेरिएबल की जगह किसी स्टैटिस्टिक के लिए हम लिखेंगे तो वो जो टेबल हमको मिलेगी वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल की ही मदद से हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक लिख कर देखेंगे, जहाँ से चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल होगा वो कोई स्टैटिस्टिक होगी। ठीक है, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे वहाँ पर हमने वेरिएबल क्या लिया था, x। यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो कोई स्टैटिस्टिक होगी। वो स्टैटिस्टिक आपका मीन हो सकती है, मीडियन हो सकती है, मोड, आर मतलब कोरिलेशन, रिग्रेशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सपोज़ हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का जो साइज़ है n वो है 6। सपोज़ हमने बहुत छोटी सी पॉपुलेशन ली है क्योंकि इससे पॉसिबल सैंपल हमको लिखने पड़ेंगे, फिर स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस वजह से हम बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। हमने यहाँ पर एक पॉपुलेशन ली है जिसका साइज़ 6 है। सपोज़ हम यहाँ से एक सैम्पल ड्रॉ करें n जिसका साइज़ 2 है और इससे कोई स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं। वो स्टैटिस्टिक सपोज़ हमारा मीन है, सैम्पल मीन। तो जो सैम्पल मीन है उसके लिए अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है इस सिचुएशन में, अगर आपको किसी स्टैटिस्टिक का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है तो वहाँ पर आप लोग क्या करोगे कि जितने भी पॉसिबल सैम्पल्स होंगे आप उन सारे सैम्पल्स को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हर सैम्पल में से वो स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उस स्टैटिस्टिक की ऑब्जर्वेशंस को देखकर स्टैटिस्टिक का जो डेटा है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह से आपको जो टेबल मिलेगी वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्टैटिस्टिक होगी। मतलब
आपने ये 6 साइज़ की, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इससे 2-2 साइज़ के हम कितने पॉसिबल सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। हम जो नंबर ऑफ़ सैंपल का सिलेक्शन है वो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम 2 साइज़ का 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से, इस तरह से हम बहुत सारे सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल यहाँ पर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6C2 अगर हम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। 6C2 का मतलब कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, दिस इज 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 2 इंटू फैक्टोरियल 4, दिस इज 15 सैम्पल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अभी 15 सैम्पल हमारे क्या होंगे? सपोज़ और इजीली हम ये सपोज़ कर ले रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन में जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो जो पॉपुलेशन की यूनिट है सपोज़ वो है आपकी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। मतलब इसमें जो भी यूनिट्स आ रही हैं उनकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही है। हम अपने आपको समझाने के लिए बहुत इजी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इन 6 यूनिट से 2-2 साइज़ के कितने पॉसिबल सैंपल बन सकते हैं, हम वो लिख लेते हैं। हमारा एक सैंपल बन जाएगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6 एंड 5, 6। ये हमारे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 15 सैंपल हो गए। टोटल नंबर ऑफ सैंपल इतने ही हमारे बनने थे। अब हम क्या करेंगे, हम इन सैंपल्स के मीन की, अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज़ हम इस सैंपल का मीन निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 अपॉन 2, दिस इज़ 1.5, 1 + 3 अपॉन 2। हम सेकेंड सैंपल का मीन निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट 1 + 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 2.5। इस तरह से हम सारे सैंपल्स के मीन कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सारे सैंपल्स की वैल्यू लिखी हुई है और हर सैंपल का मीन यहाँ ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके लिख लिया। ये फर्स्ट सैंपल का मीन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये छठे सैंपल का है, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th। हर सैंपल का मतलब इन सारी ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2, ये सब हमने कैलकुलेट करके लिख लिया। तो अब आपके पास जो डेटा है सैंपल मीन का वो ये है, this is mean of the sample। गुड, इसको हम लोग अलग से नोट डाउन कर लेते हैं। हमने सारी मीन्स को यहाँ नोट कर लिया। फर्स्ट सैंपल जो हमारा था 1, 2, उसका मीन है 1.5, फिर नेक्स्ट सैंपल का मीन 2, नेक्स्ट का 2.5, 3, 3.5 एंड सो ऑन। इस टाइप से हमें 15 सैंपल्स के मीन का एक डेटा मिल गया। अब हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है सैंपल मीन। सैंपल मीन, क्योंकि ये मीन है तो ये वेरिएबल क्यों होगा, आप लोग कहीं ये ना कंफ्यूज रहो, इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। ये जो मीन है ना, ये सैंपल का है और सैंपल हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास अगर सिंगल पॉपुलेशन होती और हम उसे एक सैंपल ड्रॉ करते तो ये सिंगल वैल्यू निकल कर आ सकती थी। लेकिन हमने क्या किया है, इस पॉपुलेशन से जितने भी पॉसिबल सैंपल्स थे 15, 6 साइज़ के पॉपुलेशन से 2 साइज़ के जितने भी पॉसिबल सैंपल्स थे उन सारे के सारे सैंपल्स को ड्रॉ करा है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सैंपल्स थे वो 15 हो गए हैं। अब ये 15 अलग अलग सैंपल्स हैं तो इनके मीन्स जो हैं वो भी अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। जब मीन हमारा सैंपल टू सैंपल वेरी कर रहा है तो इस सिचुएशन में जो मीन है वो वेरिएबल होगा, ना कि कांस्टेंट। कांस्टेंट कब होगा? जब हम पूरी पॉपुलेशन के मीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
तो अब हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हो गया है सैम्पल का मीन, और उसकी जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर गिवन है। अब अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन या फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन कहलाएगा। यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल होगा वो सैम्पल मीन होगा। दिस इज xi बार और इसकी फ्रीक्वेंसी f कहलाएगी। वैल्यू लिखते हैं हम xi बार की। सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। दिस इज 1.5, देन 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 1.5 कितनी बार आ रहा है, दिस इज 1 टाइम। 2 ये भी एक बार आ रहा है। इसको कंफ्यूज ना जाओ, इजीली लिखने का तरीका ये होता है कि जिन ऑब्जर्वेशन की जिन फ्रीक्वेंसीज को आप काउंट कर लेते हो उनको अगर आप कट कर दो या उन पे कोई मार्क कर दो तो फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो बहुत ही सटीक सी बनती है। हमने इसको काउंट कर लिया। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। 2.5, 1, 2 times। 3, this is 2 times। 3.5, 1, 2, 2 times। एक बार और आ रहा है ये। 4, 1, 2 times। 4.5, 2 times, 1 time एंड 1 टाइम। तो ये जो हमको टेबल मिली है आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसी टेबल है जहाँ पर वेरिएबल की जगह पर xi बार है, फ्रीक्वेंसी की जगह पर फ्रीक्वेंसी है।